एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने अध्याय फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अगला वीडियो पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि कृषि के कौन कौन से औजार हैं। इसमें अपने पढ़े थे हल, कुदाली, कल्टीवेटर। अपने यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज अपने इस वीडियो में आगे वाला टॉपिक बुआई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपनी बुक निकालिएगा और साथ साथ में इम्पोर्टेंट बातें नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बुआई क्या है। बुआई मतलब बीजों को बोना बुआई के अंतर्गत आता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। मतलब अगर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज पूछेंगे तो क्या लिखोगे? अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। जो क्या करते हैं, किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं और अधिक अपने को उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। अगला टॉपिक है कि अपने किस प्रकार के बीजों का चयन करते हैं। तो बीजों का चयन, एक दिन पहली बोलती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो ये क्या कारण है कि कुछ बीज हैं वो ऊपर तैरने लगे? क्योंकि जो बीज होते हैं यदि वो अंदर से खोखले हैं तो वे जल के ऊपर तैरने लगेंगे, और जिन बीज में उनके बीज पत्र उपस्थित होते हैं वह भारी बीज होते हैं और वह पानी में डूब जाते हैं। तो क्रियाकलाप करेंगे अपने। एक बीकर लेकर उसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर बली बांधती हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अब आप क्या देखेंगे? क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी? तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो भारी चीज़ होगी वह पानी में बैठ जाती है और हल्की वस्तु कोई भी है वो तैरने लगती है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं। तो खोखले बीज होते हैं वही पानी की सतह पर तैरते हैं, इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। कौन सी? कि पहले बीजों को पानी में भिगोकर रखें और कुछ समय बाद देखें कि जो बीज तैर रहे हैं वे क्षतिग्रस्त हैं और अच्छे बीज हैं वो पानी में नीचे डूब जाते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो इसमें अपने पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से औजार आवश्यक हैं। तो परंपरागत औजार यानी जो औजार अपने पुराने परंपरागत तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं वे पहले पढ़ेंगे। कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। परंपरागत मतलब अपनी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो औजारों का उपयोग करते आए हैं, तो इस तरह से होता है ये कीप के आकार का। ये कीप है और इसके अंदर ये नलिका है एक। इस कीप में यदि बीज डालते हैं तो ये बीज है इस नली द्वारा नीचे जाते हैं और यहाँ पर एक छेद होता है, जिस छेद में से बीज हैं वो भूमि के अंदर गाड़ दिए जाते हैं और उनकी बुआई होती है। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। यानी इसके नीचे एक नुकीले सिरे वाली इस तरह से एक पत्ती होती है जिससे भूमि की खुदाई भी होती रहती है और उसके साथ साथ बीज हैं वो पानी के अंदर
भीगे हुए मतलब भारी बीज हैं वो इसके अंदर भूमि में गाड़ दिए जाते हैं और इस तरह से बुआई की जाती है। ये था परंपरागत तरीका और अगला है आधुनिक तरीका सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किस प्रकार से होता है ये ऊपर आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि इस तरह से लोहे की पट्टी होती है, उन पर तिकोनी पत्तियां नीचे की तरफ लगी होती हैं जो ट्रैक्टर की सहायता से भूमि में चलाई जाती हैं और बीजों की बुआई की जाती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है, क्योंकि परंपरागत तरीके में श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है। बैल हैं वो खींचेंगे और इसके पीछे दो मानव हैं वो इसे पकड़कर इसके ऊपर बल लगाएंगे, जिससे अधिक श्रम और अधिक समय लगेगा। तो आजकल जो आधुनिक तरीके हैं सीड ड्रिल, इसमें कम समय लगता है और कम श्रम की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय में के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? तो वो जो जानना चाहता है कि प्रयोगशाला में छोटे छोटे पौधे रखे गए हैं, उन पौधों को थैलों के अंदर क्यों रखा गया है? तो पहली बताती है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पहले अलग से नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उन्हें अलग अलग करके रोपा जाता है। वह पौधे पौधशाला में इस तरह से थैलियों में रखे जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यानी पौधों को दूर दूर तक लगाएंगे तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, जल और प्रकाश प्राप्त होगा। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। तो ये था बुआई। फिर इसके बाद में है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद और उर्वरक किस प्रकार मिलाई जाती है? अगला टॉपिक 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद और उर्वरक क्या होते हैं? जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखते हैं और पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वे खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। तो अपने खाद एवं उर्वरक में अंतर देखेंगे तो खाद तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां, छिलके, पशुओं के मल मूत्र से खाद तैयार होती है और उर्वरक रासायनिक होता है जो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। बुज्जो कहते हैं, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो इसके बारे में आगे बता रहे हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो जिस मिट्टी में अधिक पोषक तत्व होंगे,
अधिक खाद या उर्वरक दी जाएगी वह मिट्टी उपजाऊ होगी और जो फसल है वो स्वस्थ होगी। और जिस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी वे पौधे भी कमज़ोर हो जाएंगे और आगे उनमें उत्पादन भी कम होगा। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। लगातार बोने से उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इसलिए फसल को एक के बाद दूसरी फसल बोनी चाहिए। लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। यदि कम मात्रा में खाद दी जाती है तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एवं कार्बनिक पदार्थ, खाद है वो एक कार्बनिक पदार्थ यानी जीवों से प्राप्त होती है, जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उनको उपजाऊ करना। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में अपने क्या कुछ पढ़ा। एक तो बुआई कैसे करते हैं, उनमें बीजों का चयन कैसे करते हैं, फिर उनके परंपरागत औजार कौन से हैं, आधुनिक औजार कौन से हैं, फिर उसके बाद खाद एवं उर्वरक मिलाना पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, खाद देना किसे कहते हैं। तो आप जो इसे लेसन में इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट करते रहेगा। लास्ट में अपने क्वेश्चन करेंगे तो ये काम आएंगे। तो थैंक यू बच्चों।